हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ प्रिया यादव और आज हम इस वीडियो में सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को कवर करने वाले हैं। अगर आपने इससे मेरे पहले के प्रीवियस सेक्शंस पर वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सारे सेक्शंस वाइज वीडियोस अपलोडेड है, वहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं हमारे सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 की। हमने इस वीडियो में दो सेक्शन एक साथ कंबाइंडली इसलिए बनाए हैं इस पर वीडियोस क्योंकि ये जो सेक्शन था ये काफ़ी ज़्यादा सेक्शन 10 काफ़ी ज़्यादा छोटा था, तो हमने सोचा क्यों ना इसके साथ सेक्शन 11 भी पढ़ाया जाए। तो जब हम सेक्शन 10 की बात करते हैं तो सेक्शन 10 कह रहा है फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल, वो फैक्ट्स जो कोर्ट को इनेबल करें टू डिटरमाइन अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए आर रिलेवेंट इन सूट्स फॉर डैमेजेस, यानी कि वो केसेस जो डैमेजेस के लिए किए गए हैं, वो सूट्स जो डैमेजेस क्लेम करने के लिए किए गए हैं, वहाँ पर ऐसे फैक्ट जो कोर्ट को कैलकुलेट करने में कंपनसेशन या अमाउंट हेल्प करे, वो फैक्ट रिलेवेंट कंसीडर किया जाएगा। यानी कि अगर हम इसको ब्रॉड करके समझें, जनरल प्रिंसिपल हमारा सेक्शन 10 का बोलता है कि फैक्ट्स जो हेल्प कर रहे हैं कोर्ट को कैलकुलेट और एस्टिमेट करने में कंपनसेशन इंजर्ड पार्टी को, वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे, वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत एडमिसिबल फैक्ट कहलाएंगे। ओके, तो ये बात हमें समझ में आ गई। इम्पॉर्टेंट है ये कि ये सिविल केसेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सिविल केसेस की। ठीक है, सिविल केसेस में आपको इन फैक्ट्स को एडमिसिबल करना पड़ेगा। जो सेक्शन 10 है ये आपको हेल्प इस चीज़ में नहीं कर रहा है कि भैया ये फैक्ट आपको सिर्फ कंपनसेशन के अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किए जाएंगे, ना कि गिल्ट प्रूफ करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। यानी कि ये हेल्प नहीं करेंगे कि हु इज़ एट फॉल्ट, किसकी गलती है, ये चीज़ नहीं प्रूव कर रहे हैं। ये फैक्ट वो फैक्ट हैं जो सिर्फ आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगे कि कितना अमाउंट होना चाहिए, बट ओनली कम इनटू प्ले आफ्टर लाइबिलिटी इज एस्टेब्लिश। यानी कि जब गिल्ट प्रूफ हो जाएगा उसके बाद ही आप है ना कंपनसेशन के लिए, अवार्ड देने के लिए इन फैक्ट्स को यूज़ करने वाले हो। ओके, तो ये था हमारा ओवरऑल सेक्शन 10। लेकिन अगर हम बात करें सेक्शन 10 में तो कैसे कैसे डैमेजेस, किस किस के टाइप के डैमेजेस को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम देखें तो जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, आपने दो पार्टी थी या तीन पार्टी थी, मोर देन टू या टू से ज़्यादा की पार्टी जो भी थी, उनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ उसके रिगार्डिंग, मिटिगेशन के रिगार्डिंग। तो मिटिगेशन बेसिकली क्या होता है? मिटिगेशन अटेम्प्ट्स वो अटेम्प्ट्स होते हैं जिसमें आप रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो या फिर आप ऐसे एफर्ट्स ले सकते हो जिसमें आपका जो लॉस हुआ है आप उसको फिर से अचीव कर सको, मतलब उसको फिर से गेट कर सको उस अमाउंट को। ठीक है, लाइबल एंड स्लेंडर की बात करें, लाइबल की बात करें, ये आपको टॉर्ट में पढ़ाया जाता है कि भैया रेपुटेशन किसी की लिख कर, ये बोल कर ख़राब करना, उसमें हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब आपकी रेपुटेशन डैमेज हो रही है तो आप कैसे पर्सन है, आपकी कितनी रेपुटेशन है, ऐसे फैक्ट आपको क्या बताएंगे, डैमेज कितना देना चाहिए, अवॉर्ड कितना करना चाहिए, इस चीज़ को डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगे ऐसे डैमेजेस को। अगर बात करें ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, अगर आपने किसी को मैरी करने का प्रॉमिस किया है और आप फिर उस चीज़ को डिनाई कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो ऐसे कंडीशन में जो भी लॉसेस होते हैं प्रोस्पेक्ट तौर पे, वो सारे लॉसेस के बेसिस पे आपको कंपनसेशन देना पड़ जाएगा। कोर्ट उसके लिए बाउंड होगी, आपको बाउंड करेगी। या फिर सिडिक्शन केसेस की, जैसे कि आपकी सर्विस चली गई, ठीक है, आपको है ना लाइक टर्मिनेट कर दिया गया लेकिन आपको नोटिस नहीं दिया गया आपकी जॉब से। तो ये जो चीज़ें हैं जहाँ पर आपको लॉस बियर करना पड़ जा रहा है, ठीक है, किसी दूसरी पार्टी की वजह से, तो वहाँ पर ऐसे फैक्ट्स डिटरमाइन करेंगे कि आपको कितना डैमेजेस देना चाहिए। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ डैमेजेस थे जो कि सेक्शन 10 इन डैमेजेस के बारे में बात करता है। अगर हम सेक्शन 10 की बात करें तो सेक्शन 10 से रिलेटेड है हमारा सेक्शन 50, जो कि बताता है कैरेक्टर अफेक्टिंग डैमेजेस। जब हम आगे सेक्शंस पढ़ेंगे तो कैरेक्टर एक टॉपिक आएगा, ठीक है, जहाँ पर हम कैरेक्टर को देखेंगे कि कहाँ पर
एक पर्सन का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं, सिविल केसेस हम बात कर रहे हैं, सेक्शन 10 सिविल केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही सेक्शन 50 जो है वो सिविल केसेस की बात करते हुए ही बोल रहा है कि भैया जो कैरेक्टर है पर्सन का, हम तभी है ना इस चीज़ को रिलेवेंट मानेंगे। वो फैक्ट जो है ना आप किसी भी पर्सन के कैरेक्टर को बता रहा है, वो फैक्ट रिलेवेंट सिर्फ सिविल केसेस में होगा। इससे क्या होगा कि अमाउंट कितना क्लेम किया जाना चाहिए ये चीज़ डिसाइड होगी। कितना ज़्यादा अमाउंट कोर्ट को देना चाहिए ये कोर्ट एस्टिमेट करेगा इन फैक्ट्स के थ्रू। ओके, क्रिमिनल केसेस में हम कभी भी है ना कैरेक्टर को नहीं लेते और वो जस्टिसेबल भी नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, इन defamation case if the plaintiff already had a poor reputation that may fact may रिड्यूस द डैमेज अवॉर्ड। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि डेफेमेशन केस की बात करें जहाँ पर आपकी रेपुटेशन को हार्म किया जा रहा है, उस कंडीशन में जो प्लेंटिफ है ऑलरेडी जिसने क्लेम किया है कि भाई मुझे डैमेजेस देनी चाहिए, उसकी रेपुटेशन उतनी कुछ खास है नहीं है और बेकार है, ठीक है, लोगों को समाज में, तो उस केस में उसको डैमेजेस ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे क्योंकि भाई आपकी रेपुटेशन कैसे ख़राब होगी, आप तो ऑलरेडी आपकी रेपुटेशन पहले से ख़राब थी आपके कामों की वजह से। तो यहाँ पर जो पर्सन है उसका कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू डिटरमाइन द डैमेजेस। ओके, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 क्या बताता है? सेक्शन 11 कहता है फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज़ इन क्वेश्चंस। जब कोई भी केस रिलेटेड हो किसी राइट से या फिर किसी कस्टम से, तो वहाँ पर जो फैक्ट यूज़ करे जाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कौन से फैक्ट? जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस से रिलेटेड है। इन दोनों टर्म के बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर ये दो टर्म क्यों यूज़ किए गए, एक टर्म से काम क्यों नहीं चल रहा था, हम सीधे क्यों नहीं बोल पा रहे थे। वो फैक्ट्स जो कि वो एक्शंस जो कि है ना किसी भी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम ऐसे क्यों नहीं बोल सकते थे, हमने ये दो टर्म क्यों यूज़ किए। तो ये चीज़ें भी हमें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भैया दो टर्म यूज़ किए गए, ट्रांजैक्शन एंड पर्टिकुलर इंस्टेंस। तो सेक्शन 11 को हम एक बार अपने अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। जो सेक्शन 11 है वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है क्योंकि हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 2 हमारा रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट पर ही बात करता है ना। तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात कर रहा है कि भैया वो फैक्ट्स रिलेवेंस हो जाएंगे जहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम क्वेश्चन में आ जाएगा कि भैया यहाँ पर राइट था भी पार्टी का या नहीं था, यहाँ पर ये कस्टम जो फॉलो कर रहे थे ये कस्टम एक्चुअल में कस्टम था भी या नहीं था। ठीक है, तो ऐसे फैक्ट्स रिलेवेंट हो जाएंगे। और फैक्ट्स की जब हम बात करते हैं, टाइप ऑफ एविडेंसेस की जब हम बात करते हैं, तो हमने दो टाइप की बात की है, ट्रांजैक्शन जो कि इन्वॉल्व किए जा रहे हैं किसी भी राइट और कस्टम में, या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंस जो एक्सरसाइज किया जा रहा है या फिर डिस्प्यूट में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हम समझते हैं कि आखिर सेक्शन 11 में ये जो दो टर्म है इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ट्रांजैक्शन और पर्टिकुलर इंस्टेंस का। जब हम ट्रांजैक्शन और इंस्टेंस की बात करते हैं तो हमें ये कुछ डिफरेंशिएशन देखने को मिलेंगे, नेचर, फॉर्मेलिटी, पर्पस, एग्जाम्पल एंड लीगल एक्सटेंट। ट्रांजैक्शन मतलब होता है अ डेलिबरेट लीगल एक्ट और डीलिंग, यानी कि एक लीगल एक्ट होना। ठीक है, जैसे कि मैंने सेल किया, मैंने लीज दी, ठीक है, मैंने मॉर्गेज की प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर ये जो टर्म यूज़ हो रहे हैं ये एक्चुअल में लीगल है। ठीक है, ये जो आप एक्शन कर रहे हो लीगल है। तो ऐसे ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन करना। इंस्टेंस का मतलब होता है अ स्पेसिफिक अकरेंस और एग्जाम्पल नॉट ऑलवेज लीगल, यानी कि ये कोई भी एक तरीके का इवेंट हम बोल सकते हैं जो कि लीगल नहीं है। ओके, जनरली फॉर्मेलिटी की अगर हम बात करें, भैया ये फॉर्मल रहेंगे। ऑफकोर्स जब आप लीगल की बात कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स जो रहने वाले हैं वो फॉर्मल मैनर में रहने वाले हैं, लेकिन ये जो रहते हैं ये इनफॉर्मल कंडक्ट भी हो सकता है। पर्पस की अगर हम बात करें क्यों किए जाते हैं, तो आपको पता है भाई सेल करने से आप क्या कर रहे हो, है ना, एक नए प्रॉपर्टी राइट्स दे रहे हो किसी को, है ना, क्रिएट करके दे रहे हो उसको राइट्स, मॉडिफाई कर सकते हो उसमें राइट्स, या फिर असर्ट कर सकते हो, कुछ नया ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर डिनाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप करते हो ट्रांजैक्शन के दौरान। जब इंस्टेंस की बात करते हैं तो ये शो करता है
राइट को, कस्टम को, जो कि एक्सेप्ट किया गया, चैलेंज किया गया, ठीक है। जैसे कि अगर कोई मेरे तालाब में मछली लेने के लिए आता है, ठीक है, और वो बोलता है कि ये मेरा राइट है, तो अगर मैं उस पर लाठी चार्ज वगैरह करवा दूँ, पुलिस से एक्शन करवा दूँ, तो ये एक तरीके का लीगल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया या फिर मैंने उसको चैलेंज किया। ये दो चीज़ें आपको देखने को मिली इंस्टेंस में। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में सेल डीड हो जाएगा, लीज हो जाएगा, विल हो जाएगा, एग्रीमेंट, ये सब हमारे ट्रांजेक्शन का पार्ट होता है। वहीं पर जब हम इंस्टेंस की बात करते हैं तो भैया आप मेरे घर के सामने का पाथ यूज़ कर रहे हो और मैं यूज़ करने दे रहा हूँ लाइफ टाइम के लिए। तो अब ये जो पाथ का यूज़ करना हो गया बहुत सालों तक, 50-60 साल तक ये कंटिन्यू यूज़ हो रहा है, तो हम फिर वहाँ पर जो पर्सन है वो राइट क्लेम कर देंगे कि भाई ये तो हमारा राइट है, क्योंकि ये तो कस्टम की तरह फॉलो होता हुआ आ रहा है कि हम आपके ग्राउंड में भी क्या कर रहे हैं, जैसे फेस्टिवल कर रहे हैं, होली वोली, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि ऐसे जो भी आप एक्ट कर रहे हो वो लीगल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब उससे कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेबल या फिर चैलेंजेबल होना चाहिए बस, कि आपने कोई ऐसा एक्शन किया जो एक्सेप्ट किया जा रहा है, जो एक्सेप्टेंस को शो कर रहा है, आपने कोई ऐसा एक्ट किया जो आप उस एक्ट को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने पुलिस को बुला लिया तो ये एक तरीके से मैं चैलेंज कर रही हूँ, ठीक है। वो इंस्टेंस क्या हो गया, चैलेंज करने वाला हो गया। या फिर हमारे बीच में है ना लाइक लीगल वॉर हो गए भैया कि हम कोर्ट में चले गए, ठीक है। अब ये चीज़ आपको क्या दिखा रही है कि हम चैलेंज कर रहे थे, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जो चीज़ें पहले से चलती हुई आ रही थी हम उस चीज़ को मना कर रहे थे कि नहीं ये नहीं होता, ठीक है। लीगल इंटेंट क्या होता है भैया, इसका क्यों पढ़ रहे हैं हम, ट्रांजेक्शन और इंस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ऑफन इन्वॉल्व इंटेंट टू अफेक्ट लीगल राइट। हमें पता है भैया ट्रांजेक्शन क्यों यूज़ किया जाता है, लीगल राइट को अफेक्ट करने के लिए। सेल से अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल की तो उससे सामने वाले का लीगल राइट उस पर हो जाता है, मेरा उस पर लीगल राइट ख़त्म हो गया उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो लीगल राइट को अफेक्ट करा गया, यानी कि मेरा ख़त्म हुआ, सामने वाले का लीगल राइट उस पर हो गया, क्लेम हो गया, ठीक है। तो ये जो लीगल राइट को अफेक्ट करने के लिए हम ट्रांजेक्शन करते हैं। इंस्टेंस की बात करें तो मे और मे नॉट हैव लीगल इंटेंट, लीगल इंटेंट नहीं होता, सिंपल सी बात है कि कोई पाथ यूज़ कर रहा है और मैं उसको मना कर रहा हूँ, तो इसमें कोई लीगल इंटेंट नहीं है, ठीक है। ये बस प्रैक्टिस और बिहेवियर को शो करता है, सिंपल एक्शन को शो कर रहा है आपके। अब हम समझते हैं ट्रांजेक्शन की। जब हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द राइट और कस्टम, जब हम ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो ट्रांजेक्शन में भी हम दो क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि क्लेम करना, मॉडिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना, साथ में कि कोई जो राइट है, कोई भी जो कस्टम है वो एग्जिस्टेंस में है, उसके साथ तो कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो इनकन्सिस्टेंट है क्या, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। अब जैसे आप सेक्शन 11 आप रीड करो, सेक्शन 11 क्या बोल रहा है, एनी ट्रांजेक्शन बाई विच राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वॉज क्रिएटेड, claimed, modified, recognized, asserted और denied। फिर ये दूसरा पार्ट है, विच वॉज इनकन्सिस्टेंट विथ इट्स एग्जिस्टेंस, ठीक है। यानी कि कोई भी आप ऐसा फैक्ट प्रूफ कर दे रहे हो जो कि शो कर रहा है कि भैया ये जो ट्रांजेक्शन है ये शो कर रहा है कि इनकन्सिस्टेंट है, जो एग्जिस्टेंस में राइट है उसके साथ या कस्टम के साथ, ठीक है। और हमें ये जो ट्रांजेक्शन है ये शो करे कि भैया हमने कोई चीज़ डिनाई की है, क्लेम की है, मॉडिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया। जब हम पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात करते हैं तो पर्टिकुलर इंस्टेंस में भी हमने दो क्लासिफिकेशन करके समझना है, जैसे कि पर्टिकुलर इंस्टेंस इन विच राइट और कस्टम वॉज क्लेम्ड, रिकॉग्नाइज्ड और एक्सरसाइज, रिकॉग्नाइज किया गया, एक्सरसाइज किया गया, ऐसे पर्टिकुलर इंस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। साथ में हम क्या कह रहे हैं, वो पर्टिकुलर इंस्टेंस जो कि आपको दिखा रहे हैं कि वो डिस्प्यूटेड है, डिपार्टेड है राइट के लिए और कस्टम के लिए, मतलब कि उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ऐसे पर्टिकुलर इंस्टेंस भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पहले ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पर्टिकुलर इंस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजेक्शन की हम जब बात कर रहे हैं तो हम जैसे मॉडिफाई, रिकॉग्नाइज, यानी कि पहला वाला पार्ट जब हम कवर करते हैं तो उसमें बोलता है इफ़ अ डॉक्यूमेंट और ट्रांजेक्शन शो that someone created, recognized, denied और asserted a right or custom। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो दिखा रहा है कि किसी ने क्रिएट किया है, रिकॉग्नाइज किया है, डिनाइड किया है या फिर असर्ट किया है किसी भी राइट को या फिर कस्टम को,
बनाया है, रिकॉग्नाइज किया है, मॉडिफाई कर दिया है या फिर डिनाई ही कर दिया है किसी राइट और कस्टम को, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो ट्रांजेक्शन है वो रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, ये शो करने के लिए कि वेदर वो जो राइट है, वो जो कस्टम है, वो है भी एग्जिस्टेंस में या नहीं। जैसे मैंने माना एक इलिस्ट्रेशन लिया, जैसे सपोज विलेजर क्लेम अ कस्टमरी राइट ऑफ वे थ्रू अ प्राइवेट फील्ड। मान के चलिए ये हमारा फील्ड है, जो गांव के लोग हैं उन्होंने क्लेम किया कि इस प्राइवेट फील्ड के बीच से जो रास्ता है वो यूज़ करना चाहिए, ये कस्टमरी राइट है, हम बहुत टाइमों से इस चीज़ को करते हुए जा रहे हैं। ए डीड फ्रॉम 1950 in which the landowner recognize and grant this right to the would be relevant evidence to support the existence of the custom। अब क्या हुआ कि जो जिसकी प्रॉपर्टी थी, जो लैंड ओनर था, उसने एक डीड क्रिएट की थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने इस राइट को ग्रांट कर दिया था। यानी कि अब ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि हाँ भैया ऐसा हुआ था और ये जो कस्टमरी राइट है ये एग्जिस्टेंस में है। अगर वहीं पर दूसरी सिचुएशन ले लें कि जैसे 1975, अब ये 1950 की डीड थी, 1975 में जो लैंड ओनर था उसने डिनाइड कर दिया इस राइट को थ्रू लीगल नोटिस लिया, जिसके थ्रू उन्होंने इस राइट को डिनाई कर दिया कि अब नहीं, दैट टू वुड बी रिलेवेंट। अब ये जो एक्ट किया गया, ये जो ट्रांजेक्शन किया गया, ये भी क्या हो गया, रिलेवेंट हो गया। यानी कि एक्सेप्टेंस, मॉडिफाई, रिकॉग्नाइजेशन, ये तो ज़रूरी है ही ट्रांजेक्शन में, जो राइट और कस्टम को, एग्जिस्टेंस को शो करेंगे। साथ में जो आपने डिनाई किया है उस चीज़ को शो करने वाले भी ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर हम सेकेंड पार्ट की जब हम बात करते हैं तो सेकेंड पार्ट कहता है इफ़ समवन एक्टेड इन अ वे दैट शो राइट और कस्टम डजंट एग्जिस्ट। यानी कि पर्सन ने इस तरीके का ट्रांजेक्शन किया है जो कि शो कर रहा है कि राइट और कस्टम एग्जिस्ट नहीं करते। सच एक्शन कैन बी यूज टू चैलेंज द एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट। और ऐसा एक्शन जो आपने लिया है कि भैया आप क्लेम कर रहे हो कि ये अब जो राइट और कस्टम है वो एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसे एक्शन के थ्रू आप क्या कर पाते हो, चैलेंज कर पाते हो किसी भी राइट को या फिर कस्टम को। जैसे मान के चलो, सपोज द सेम विलेजर क्लेम अ राइट टू फिश इन अ प्राइवेटली ओन पॉन्ड। अब क्या हुआ, एक गांव वाला है, उसने फिश का राइट लिया कि भैया उसने वो क्लेम किया कि भैया मेरा फिश का राइट है किसी प्राइवेटली ओन पॉन्ड की बात हो रही है, जहाँ पर तालाब वालब की, जहाँ पर वो फिश का राइट है उस पर। बट इन 1980 अ लीज डीड शो द लैंड ओनर लीज्ड एक्सक्लूसिव फिशिंग राइट टू अ प्राइवेट पार्टी। अब वहीं पर एक ऐसा ट्रांजेक्शन सामने लेकर आए एज अ फैक्ट कोर्ट में, जो कि शो कर रहा है कि ये जो डीड थी ये किसी दूसरी पार्टी के साथ हुई थी, ना कि उस ब्लेजर के साथ जो क्लेम कर रहा है कि भैया मेरा फिश की जो पॉन्ड है उसके फिश पर मेरा राइट है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, ए है वो क्लेम कर रहा है इस पॉन्ड की फिश पर, लेकिन जो बी ओनर है इसका, उसने सी पार्टी के साथ डीड की थी और उसको ये राइट दिए थे प्राइवेटली, नॉट कि भैया पूरे गांव वालों को दे दिए राइट। ठीक है, प्राइवेट पार्टी को उन्होंने राइट दिए थे विदाउट एनी मेंशन ऑफ द विलेजर राइट। किसी भी ब्लेजर राइट को मेंशन किए बिना उन्होंने सीधे प्राइवेटली सी को दिए थे राइट। वो तो सिर्फ सी ही क्लेम कर सकता है, ए का कोई भी रोल नहीं होता। तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन जो क्या कर रहे हैं, जो प्रूफ कर रहे हैं कि भैया हमने तो इनके साथ कुछ किया ही नहीं, वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं वो राइट और कस्टम जिसकी बात की जा रही है। दिस ट्रांजेक्शन वुड बी इनकन्सिस्टेंट विद द विलेजर क्लेम्स। यानी कि ये जो राइट है ये इनकन्सिस्टेंट हो गया ना, किसके साथ, जो राइट और कस्टम की बात की जा रही थी उसके साथ। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। समझ में आया? दो बातें की हमने। पहले कहा वो ट्रांजेक्शन जो रिकॉग्नाइज करें, मॉडिफाई करें, असर्ट करें, वो सारे ट्रांजेक्शन इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। भैया ट्रांजेक्शन तुम्हारा ए और बी के साथ ही हुआ, ठीक है, ए और बी के साथ हुआ, उसमें कुछ भी रिकॉग्नाइज हो सकता है, डिनाइड हो सकता है। मतलब एक टाइम पे हमने रिकॉग्नाइज किया, दूसरे टाइम पे हमने मना कर दिया, सिंपल सी चीज़। ठीक, अब यहाँ पर बोल रहा है कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो इनकन्सिस्टेंट है उस क्लेम के साथ, जो बता रहा है कि मेरा राइट है यहाँ पर, यह कस्टम है। यानी कि जैसे कि हमने दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया है कि भैया ए क्लेम कर रहा है कि मेरा यहाँ पर राइट है, लेकिन बी कह रहा है भैया मैंने तो इसके साथ कोई
ट्रांजेक्शन किया ही नहीं, मैंने तो सी पार्टी के साथ किया था और वो प्राइवेटली किया था। प्राइवेटली मतलब कि सिर्फ उसके लिए किया था, ऐसा नहीं कि पूरे गांव को देता हुआ मैंने राइट उसमें मेंशन किया था उस ट्रांजेक्शन में, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन जो इनकंसिस्टेंट है किसके साथ, उस एग्जिस्टिंग राइट या कस्टम के साथ, वो भी क्या हो जाएंगे, रिलेवेंट हो जाएंगे। आई थिंक ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ एक्सरसाइज और डिस्प्यूट। ठीक है, इसकी जब हम बात करते हैं, पहला जो पार्ट है वो कह रहा है कि पर्टिकुलर इंस्टेंस इन विच राइट और कस्टम वॉज क्लेम्ड रिकॉग्नाइज्ड, जो राइट और कस्टम क्लेम किए जा रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, एक्सरसाइज किया गया है, वो पर्टिकुलर इंस्टेंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे कि इफ द राइट और कस्टम वॉज एक्चुअली यूज्ड और एक्नॉलेज इन द पास्ट, दोज इंस्टेंस सपोर्ट्स इट्स एग्जिस्टेंस। यानी कि जो राइट है, जो कस्टम है, वो पास्ट टाइम से चलता हुआ आ रहा है और सबको ये चीज़ पता भी है, तो ये चीज़ बताएगी कि भैया ये क्या है, पर्टिकुलर इंस्टेंस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि इन केस इन्वॉल्विंग अ कस्टमरी राइट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑन टेम्पल, ये कस्टमरी राइट क्लेम किया जा रहा है कि टेम्पल के जो ग्राउंड है उसमें वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इफ़ देयर इज़ अ एविडेंस दैट विलेजर हैव्स बीन सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल एवरी फॉर द 50 पास्ट ईयर, मतलब 50 साल से कंटिन्यू वो क्या कर रहे हैं, फेस्टिवल वहीं पर टेम्पल के ग्राउंड में जाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये जो एक्ट है, क्योंकि हम पर्टिकुलर इंस्टेंस में क्या समझ रहे हैं, एक्ट समझ रहे हैं, इट्स नॉट लाइक कि लीगल कोई प्रोसीडिंग होगी, कोई एक्ट है 50 साल से किया जा रहा है, सबको पता है, एक्नॉलेज है, पास्ट टाइम से किया जा रहा है, दैट मीन्स ये आपको सपोर्ट देगा कि भैया हाँ, आप जो राइट क्लेम कर रहे हो, आप जो कस्टम की बात कर रहे हो वो सही है। ठीक है, जब हम बात करते हैं फिर किसकी, जैसे कि सेकंड पार्ट की सेकंड क्लॉज में, इसी में सब पार्ट जब हम देखते हैं, वो कहता है पर्टिकुलर इंस्टेंस इन विच द एक्सरसाइज ऑफ राइट और कस्टम वॉज डिस्प्यूटेड, असर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम अ रिलेवेंट। एक टाइम पे आपने क्या किया है, एक टाइम में आपने रिकॉग्नाइज करने की बात की है कि उसको एक्सरसाइज किया जाएगा, ओके, ऐसे इंस्टेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। साथ में वो इंस्टेंट जो आपको डिस्प्यूटेड दिखा रहे हैं, उस क्लेम को, उस राइट को, या डिपार्टेड दिखा रहे हैं कि भैया आपके पास वो राइट नहीं है, आपसे वो राइट छिन चुका है। जैसे कि उसी एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू करें, फिर उसमें लिखा गया है इफ़ इन 1990 द टेम्पल ट्रस्टी ऑब्जेक्टेड टू द ब्लेजर परफॉर्मिंग फ्रॉम द रिचुअल। अब क्या हुआ, 1990 में जो टेम्पल के ट्रस्टी थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ब्लेजर्स जो गांव के लोग थे उनसे बोला कि भैया आप नहीं कर सकते, उन्होंने ऑब्जेक्शन इस चीज़ का उठाया और कोर्ट में केस चला गया। ठीक है, अब ये जो लिटिगेशन थी, ऑब्जेक्शन था, ये भी एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा कि भैया हम तो इस चीज़ के लिए अलाउ कर ही नहीं रहे थे आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक्ट के रिगार्डिंग बात हो रही है, वहाँ पर ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग बात हो रही थी। तो अगर हम देखें सेक्शन 11 को, तो सेक्शन 11 के हमने दोनों पार्ट्स को कवर किया, यानी कि पर्टिकुलर इंस्टेंस इन विच राइट और कस्टम वॉज क्लेम, रिकॉग्नाइज और एक्सरसाइज, पहले ये पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, दूसरा क्या है, और इन विच एक्सरसाइज वॉज डिस्प्यूटेड, असर्टेड एंड डिपार्टेड फ्रॉम, यानी कि वो एक्ट जो कि आपको पहले कह रहे हैं क्लेम करने को, रिकॉग्नाइज करने को, एक्सरसाइज करने को, फिर दूसरे वो एक्ट जो आपको डिस्प्यूटेड कर दे रहे हैं उस क्लेम को, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। साथ में अब ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, यानी कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू आपने वो सारी चीज़ें की हैं, सिमिलर चीज़ें, तो ये जो फैक्ट रहेंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 क्लियरली, और साथ में हमने इसके साथ सेक्शन 50 को भी कवर किया थोड़ा सा। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।